नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट शील्ड एआई के एक्सपैट अनमेंड फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, ये अपडेट आज की सबसे एक्साइटिंग और फ्यूचरिस्टिक अपडेट होने वाली है, क्योंकि अभी पहली बार अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी शील्ड एआई की तरफ से ऑफिशियली उनकी एआई पायलटेड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबल फाइटर जेट यानी एक्सबैट को भारत को ऑफर करने का हिंट दिया गया है। शील्ड एआई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सार्जन शाह के मुताबिक ये अनमेंड जेट एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है जो इंडियन एयरफोर्स के करंट 4th जनरेशन फ्लीट और फ्यूचर के 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट के बीच गैप को मेकअप करने में मदद कर सकता है। भारत की तरफ से पहले से ही शील्ड एआई की वीवैट ड्रोन को अभी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जा चुका है और अभी इन ड्रोन को भारत में ही बनाना स्टार्ट किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद अभी कंपनी की तरफ से अपनी लेटेस्ट एक्सपैट अनमेंड फाइटर जेट को भी भारत को ऑफर करने का हिंट दिया जा रहा है। एक्सबैट के फीचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया का पहला एआई पायलटेड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबल फाइटर जेट होने वाली है। मतलब इसको टेक ऑफ करने के लिए या फिर लैंड करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसको किसी भी फॉरवर्ड एयरवेज, हाईवे या फिर माउंटेन पोस्ट से भी टेक ऑफ कराया जा सकता है। इसका रेंज अराउंड 3200 किलोमीटर के आसपास होने वाले और इसमें हाइब्रिड propulsion सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से 10 घंटे तक कंटिन्यूसली लॉटर कर सकता है और 0.9 मार्क की स्पीड को अचीव कर सकता है। सबसे खास बात यह कि यह फाइटर कंप्लीटली एआई के द्वारा कंट्रोल होने वाला है। इसमें शील्ड एआई की एडवांस हाई बैंड कॉम्बैट एआई का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि रियल F-16 कॉम्बैट सिमुलेशन में टेस्ट किया जा चुका है। ये एआई हर तरह के कॉम्बैट मैन्यूवर, प्रिसिजन स्ट्राइक और इवेसिव मैन्यूवर जैसे एडवांस कॉम्बैट एक्शंस को भी बिना किसी पायलट की मदद से कर सकता है, जिस वजह से इसको एक ड्रोन के बदले कंप्लीट एआई फाइटर जेट कहा जा रहा है और अभी शील्ड एआई की तरफ से इसको इंडियन मार्केट में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी एमका की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बात कंफर्म किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स का एमका प्रोक्योरमेंट प्लान अभी सिर्फ 120 एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 250 से ज़्यादा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक ऑफिशियली 120 एमका की मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट को खरीदने के लिए कमिटमेंट कर दिया है, जो कि कुल मिलाकर 6 से 7 स्क्वाड्रन के आसपास होने वाले। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआती ऑर्डर होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग टर्म में एमका के एक पूरा इकोसिस्टम को तैयार करने वाला है, जिसमें फ्यूचर के 6th जनरेशन लेवल के टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा चुका है। एमका प्रोजेक्ट अभी एडी यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर डीआरडीओ के सुपरविजन में आगे बढ़ाया जा रहा है और इससे भारत के एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन में रिवोल्यूशन आने वाली है। अभी तक हमको जो पता था उसके मुताबिक एमका की सिर्फ 2 ही वेरिएंट को बनाया जाने वाला था, जिसमें एक इसकी मार्क 1 वेरिएंट होने वाला था और दूसरा इसकी मार्क 2 वेरिएंट होने वाला था। और इसमें से मार्क 1 वेरिएंट एक प्रॉपर 5th जनरेशन और मार्क 2 वेरिएंट एक 5.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हिंट दिया गया कि वो अभी एमका की फर्दर वेरिएंट को एक्वायर करने की कोशिश करने वाले, जिसे 2035 के बाद इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का टारगेट रखा जा रहा है और इसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी मौजूद होने वाली है। एमका की मार्क 3 वेरिएंट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे हाई एनर्जी लेजर सिस्टम और अडेप्टिव स्टेल्थ कोटिंग जैसे 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। ये वर्जन हाइपरसोनिक मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम होने वाला है, जो कि भारत की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अभी एडिशनल एमका को ऑर्डर करने के पीछे एक और मेजर कारण भी होने वाला है। पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए टोटल 42 स्क्वाड्रन को सैंक्शन किया गया था, लेकिन अभी इसे 55 से लेकर 60 तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो हमें ज़्यादा एयरक्राफ्ट की भी जरूरत पड़ने वाली, जिस वजह से अभी तेजस मार्क 2 और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा ज़्यादा मात्रा में एमका को भी अपनी सर्विस में शामिल करने के बारे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के अवेक्स प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अभी एक नए डायरेक्शन में कदम रखने का फैसला किया जा रहा है, जहां पहले इंडियन नेवी की तरफ से E-2 हॉका जैसे कैरियर बेस्ड अवेक्स एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा था, वहीं पर अभी इंडियन नेवी की तरफ से यूएवी बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम पर फोकस करने का फैसला किया जा रहा है। इनिशियली इंडियन नेवी की तरफ से E-2D हॉका जैसे एयरक्राफ्ट या कैरियर बेस्ड अवेक्स में इंटरेस्ट 2009 के आसपास दिखाना शुरू किया गया था, जहां पर भारत की तरफ से 6 ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाने वाला था। लेकिन
इनका हाई कॉस्ट, कॉम्पैटिबिलिटी इशू और मॉडिफिकेशन चैलेंजेस की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया था। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी नेवी का मेन फोकस कैरियर बेस्ड अवेक्स के बदले यूएवी पर शिफ्ट हो चुका है, जिसमें नॉर्मल सर्वेलेंस के लिए नेवी की तरफ से अभी मेल और हेल कैटेगरी की ड्रोन को अडॉप्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये यूएवी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर के अलावा सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ आने वाले, जो कि 200 से 300 किलोमीटर की रियल टाइम सर्वेलेंस डाटा को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल एवेक्स एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव साबित होने वाले हैं। इसके अलावा एचएएल की तरफ से अभी डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे अभी एवेक्स के रोल में मॉडिफाई किया जाने वाला है, जिसमें रोटेटिंग रडार डोम, डुअल एक्सिस स्टेबलाइजेशन और 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा की डिटेक्शन रेंज मौजूद होने वाली। और ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अभी हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, इनमें से हम कोई फिक्स्ड विंग एवेक्स को ऑपरेट नहीं कर सकते, जिस वजह से मजबूरी में अभी इंडियन नेवी को रोटरी प्लेटफॉर्म को एवेक्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करना पड़ रहा है। अगला अपडेट LCA तेजस और Su-30 MK के बीच होने वाले एक हिस्टोरिक ट्रायल को लेकर है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया जा रहा है जो कि हमारे एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। 2024 में तेजस से एक सक्सेसफुल नेटवर्क वॉरफेयर ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, जहां एक तेजस ने अस्त्र मिसाइल को फायर किया था। लेकिन मजे की बात यह थी कि इस मिसाइल का रडार इल्यूमिनेशन या रडार लॉक दूसरे तेजस एयरक्राफ्ट के रडार की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, यानी कि एक एयरक्राफ्ट ने रडार को लॉक किया था या टारगेट को लॉक किया था और दूसरे एयरक्राफ्ट ने सिर्फ मिसाइल को फायर किया था। इस कॉन्सेप्ट को साइलेंट शूटर ऑपरेशन कहा जाता है और इस पर हम एक अलग ही वीडियो में डिटेल में बात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये एक कॉम्बैट में एक नई टैक्टिक्स होने वाली, जिसमें कुछ हद तक नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह अपने टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की अर्ली मंथ्स में पोखरण रेंज पर एक जॉइंट ट्रायल को कंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें पहली बार तेजस और Su-30 MK को एक कोऑपरेटिव अस्त्र मिसाइल फायरिंग टेस्ट में शामिल किया जाने वाला है। इस ट्रायल के दौरान तेजस अपना रडार साइलेंट रखने वाला, यानी कि ऑफ रखने वाला, और Su-30 MK अपनी बार्स रडार यूज करके टारगेट को इल्यूमिनेट करने वाला है, जिसके बाद तेजस अस्त्र मिसाइल को फायर करने वाला है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में तेजस अपनी पोजीशन को रिवेल नहीं करने वाली है। ये सिस्टम यूनाइटेड स्टेट के लिंक 16 जैसे नेटवर्क कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाला है, लेकिन इसमें भारत की तरफ से भी पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बेस करके टेस्ट किया जाने वाला है, जिसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए RF-AT डाटा लिंक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी यानी कि CC सिस्टम बेसिकली मल्टीपल एयरक्राफ्ट को एक ही रडार पिक्चर को शेयर करने में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एयरक्राफ्ट दुश्मन को डिटेक्ट कर लेता है तो उस पूरे पैक में मौजूद बाकी सभी एयरक्राफ्ट भी बिना अपने रडार का इस्तेमाल किए उस टारगेट को आइडेंटिफाई और एंगेज कर सकते हैं। अब इसी टेस्ट को अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के साथ किया जाने वाला है, लेकिन आगे चल के इसका असल फायदा हमें अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ देखने को मिलने वाली है। और खास करके सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद Su-30 MK आराम से दुश्मन की फाइटर एयरक्राफ्ट को 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। लेकिन तेजस साइज में छोटा होने की वजह से Su-30 MK के रडार डाटा का इस्तेमाल करके एक स्टेल्थ इंटरसेप्टर का काम करने वाला है, यानी कि तेजस अपना रडार इस्तेमाल किए बिना ही Su-30 MK के रडार डाटा का इस्तेमाल करके दुश्मन को एंगेज करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट भारत की मैसिव ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल को लेकर है। इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से अभी अब तक का सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री ड्रिल को लॉन्च किया जा चुका है, जिससे एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 का नाम दिया गया है। ये एक्सरसाइज 3 नवंबर से शुरू किया गया और अभी ये पूरे एक हफ्ते तक चलने वाली है। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से 50,000 से भी ज़्यादा ट्रूप एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होने वाली है। इस एक्सरसाइज को वेस्टर्न सीबोर्ड पर कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पर मेन फोकस इंटीग्रेटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर फोकस रखा गया है। एक्सरसाइज त्रिशूल का मेन नेम इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन को वैलिडेट करने पर होने वाली, जिसमें एम्फीबियस असॉल्ट, प्रिसीजन स्ट्राइक और जॉइंट एयर और सी ऑपरेशन जैसे ड्रिल को कंडक्ट किया जा रहा है। पहली बार इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से लीड रोल को प्ले किया जा रहा है, जहां पर INS विक्रांत, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल बैटरीज और रफाल जैसे जेट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक्सरसाइज भारत के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड विजन को ग्राउंड लेवल पर टेस्ट करने जैसा होने वाला, जिस वजह से पाकिस्तान में इस एक्सरसाइज को लेकर काफी सारी चिंता देखने को मिल रही है। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अभी डर का माहौल छाया हुआ है और पाकिस्तान के DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से 3 नवंबर को एक ऑफ द रिकॉर्ड प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत को वार्निंग देते हुए कहा गया था कि अगर भारत कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करता है या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसका कड़ा जवाब देने वाला है।
उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तरफ से भी एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को करने की तैयारी किया जा रहा है, लेकिन भारत के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इसे स्मोक स्क्रीन फॉर स्ट्रेटेजिक एंजाइटी बताया गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी इंटरनल क्राइसिस अपने पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अभी इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है और 2 नवंबर को टीटीपी मिलिटेंट की तरफ से कैपिटल के आउटस्कर्ट तक इन्वेड कर लिया था, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कंटिन्यूस अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया जा रहा है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी क्वेटा और ग्वादार जैसे रीजन में पिछले 15 दिन के अंदर 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर को एलिमिनेट कर दिया और ये सब मिलकर पाकिस्तान की इंटरनल कंट्रोल को काफी हद तक वीक कर चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत का पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब कोई लार्ज स्केल की एक्सरसाइज को कंडक्ट करना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी होने वाली, क्योंकि अभी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान को भारत के अलावा अपने इंटरनल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि अंदर से उनको कमजोर करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।